Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं। तुलूए सुबह आज़ादी। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और आज की सुबह को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय भी करना शुरू कर दिया होगा आपने। आज है जनाब 7 अगस्त और आज से लेके ठीक 14 अगस्त तक हमारे शो में आपको पाकिस्तान के रंग दिखेंगे। पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के असासों की बात होगी, क्योंकि हम मना रहे हैं मिलके पाकिस्तान वीक, जिसमें हमारी ओवरऑल थीम होगी कि हमारी पहचान पाकिस्तान। पाकिस्तान किस तरह से हमारी पहचान है, हमारे असासे क्या क्या हैं जिनको हमने अब तक संभाल के रखा है। तो हर दिन हम एक नई थीम के साथ एक नए असासे को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम खुसूसी तौर पर अभी जिस तरह शो से पहले आपको दिखाया है, एक छोटी सी हमने क्लिप दिखाई है कि जिसमें अनाउंसमेंट हो रही थी कि आज सुबह आज़ादी है। वो क्या फीलिंग होगी, वो क्या जो उस वक्त आपके जज्बात होंगे कि जब सुबह ही सुबह आपको यानी 13 अगस्त की रात को जो है वो ये अनाउंसमेंट की गई और सुबह चढ़ने वाली थी। उस टाइम पर जब ये अनाउंसमेंट की गई कि अब आपका वतन आज़ाद हो चुका है और आज सुबह आज़ादी है, वो एक ऐसी महसूस करने वाली फीलिंग है कि जो मेरा ख्याल है कि आज भी हम अगर देखते हैं मुख्तलिफ हमारा जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क है उसके ऊपर आज भी इस चीज़ की अनाउंसमेंट हर साल जब भी इंडिपेंडेंस डे की ट्रांसमिशन होती है तो वहाँ पर ये दोबारा से प्ले की जाती है। इस सब में आज स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं रेडियो पाकिस्तान की। रेडियो पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का वो असासा है कि जिसकी वजह से हमें पता चला था कि हम एक आज़ाद वतन के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। हमारा वतन जो है वो आज़ाद हो रहा है। 13 अगस्त को जो है वो ये अनाउंसमेंट की गई थी और ये ऐसा असासा है जो तब से लेके अब तक चला आ रहा है। लोग आज भी बड़े ज़ौक़ शौक से सुनते हैं और पाकिस्तान के हवाले से ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर्स भी लोग न्यूज़ हासिल करते हैं। लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान की सकाफत क्या है, पाकिस्तान का कल्चर क्या है। तो इन तमाम चीज़ों से नोहा हमें आज भी रेडियो पाकिस्तान के थ्रू होती है और ये वो असासा है जिसको आज के दिन हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बात हो रही है आवाज़ से रिलेटेड, रेडियो पाकिस्तान से रिलेटेड। तो आवाज़ का रिश्ता एहसास से है और जब मीडियम वेव्स पर ये आवाज़ गूंजती है तो मुआशरे का अहम हिस्सा बन जाती है। और ऐसी ही एक आवाज़ 14 अगस्त 1947 को गुलाम मुस्तफ़ा हमदानी की आवाज़ में गूंजी जब क़याम पाकिस्तान का ऐलान हो चुका था। रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो रेडियो पाकिस्तान ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि इसके 42 स्टेशन हैं, 19 FM है और शॉर्ट वेव्स और मीडियम वेव्स के साथ साथ ये 93 पर भी नशर होता है। और इसका इंतहाई मुनफरिद एक चैनल है जो सौतुल कुरान के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा 37 ज़बानों में आलमी सर्विस भी पेश की जाती है जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर शुरू की जाती है और लोग बड़े खास तौर से इसकी सर्विसेज को सुनते हैं। अचानक रेडियो पाकिस्तान के बैकग्राउंड की बात हो रही है, रेडियो पाकिस्तान की बात हो रही है, तो आपको बताएं कि जब रेडियो पाकिस्तान था तो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान की तामीर में हर कड़े दौर में, हर मुश्किल दौर में साथ खड़ा रहा। और इसी वजह से जो भारतीय जो जर्नल थे जिनका नाम था चवन चौधरी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग सितंबर में 1965 की जंग में हमें बर्री, बहरी और फिजाई मुहाजों के अलावा एक और मुहाज पर भी लड़ना पड़ रहा है और वो मुहाज है रेडियो पाकिस्तान का, क्योंकि ये वो रेडियो पाकिस्तान है जिसने 17 दिनों में 100 मिली नगमे बनाए। ये वो रेडियो पाकिस्तान है जो हर दम हर कदम
साथ साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान के जब इंडिया में ये शोर मचता था कि जी इंडिया ने लाहौर और सियालकोट पर जो है हमला कर दिया और टेक ओवर कर लिया है, तो फिर हमारे यहाँ से जो हमारे जितने भी न्यूज़ पढ़ने वाले थे, अनवर बहजाद थे, शकील अहमद थे, जब वो ये खबर देते थे कि पाकिस्तान का हर शहर जिंदा और जावेद है, तो एक नारा अलग ही था। पूरी दुनिया को पता लगता था कि पाकिस्तान का हर शहर जाग रहा है। तो रेडियो पाकिस्तान के बारे में आज हम बात करेंगे। रेडियो पाकिस्तान ने क्या क्या काविशें पेश की हैं, इसने कितने एक्टर्स, कितने गुलकार, कितने फनकार दिए हैं, ये हमारी तारीख का असासा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम मना रहे हैं इंडिपेंडेंस वीक और हमारी पहचान है पाकिस्तान। शो में आगे चलकर बात करेंगे रेडियो पाकिस्तान की 17 तारीख पर ही, लेकिन सबसे पहले आज नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। साबिक वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने के लिए रूट का ऐलान। लाहौर में वजीर-ए-आज़म के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मियां साहब का जीटी रोड से लाहौर जाने का दौरा करार दे दिया। इलेक्शन में अवाम नून लीग को मुस्तरद कर देंगे। न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पर यौम आजादी पाकिस्तान की परेड। पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी समेत पाकिस्तानियों की शिरकत, शुरका ने मिली नगमे भी गाए। तो ये थी जनाब आज की टॉप स्टोरीज और अब नजर डालेंगे आज के अखबार। अच्छा जी अनम, टॉप स्टोरीज मेरे ऊपर ही आती हैं, ये मंडे वाले दिन मेरे ऊपर ही क्यों आती है सारी टॉप स्टोरीज? खैर चलिए जी स्टार्ट करते हैं जंग से। और जंग की जो मेन लीड है वो क्या है? अच्छा जी, जानता हूँ मेरे साथ क्या होगा, सिविलियन बालादस्ती तस्लीम की जानी चाहिए, इदारों से टकराव का हामी नहीं, लेकिन साजिश बेनकाब करूंगा, अवाम ने पनामा फैसला तस्लीम नहीं किया, ऐसा कहते हैं नवाज शरीफ। एहतसाब के नाम पर शरीफ खानदान को निशाना बनाया गया, अरबों रुपए लूटने वाले आज तक नहीं पकड़े गए, आइन तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं दी गई, जमहूरियत के लिए हर कुर्बानी देंगे। अच्छा जी, मियां नवाज शरीफ का अब जो बयान आया है, बोले हैं, बड़ा खुल के बोले हैं और लोग बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं इसके ऊपर कि जी इस तरीके से उन्होंने खिताब किया है जैसे कोई करंट प्राइम मिनिस्टर हो या पता नहीं इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि जब JIT के मामले से भी पहले पनामा लीक्स का मामला जब शुरू हुआ था, तब से वो कह रहे हैं कि जी साजिश को मैं बेनकाब करूंगा और मुझे पता है कि मैं बताऊंगा एक दिन के क्या राज हैं और सारी साजिशें मैं बेनकाब करूंगा। तो स्टिल अब इतना कुछ हो गया, इतना सारा सिनेरियो गुजर गया, मगर अभी तक जो है वो मुझे लगता है उनको लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है उस साजिश को बेनकाब करने का। तो इसी हवाले से जो है सियासी हलकों में इनके बयान के बारे में बातचीत की जा रही है, जिसको मेन लीड का हिस्सा बनाया गया। बिल्कुल, और सेम ही बयान जो है नवाज शरीफ के यहाँ पर आज मेन हेडलाइन बनाई गई है कि इदारों से टकराव नहीं चाहता, लेकिन साजिश करने वालों को जरूर बेनकाब करूंगा। सेम ही खबर है, लेकिन इसके अलावा दूसरा बयान इमरान खान का है, जिसको आज एक्सप्रेस ने अपनी मेन लीड बनाया है, और वो ये है कि जीटी रोड पर जुलूस, शरीफों का फिसाद बर्पा करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। वेल, अब फिसाद कौन यहाँ पर बर्पा करता है ये तो सबको पता ही है, लेकिन ये कि अपने रहनुमा को जो है वेलकम करने के लिए हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों इस वक्त की जो तैयारियां थी वो सामने आई। और नवाज शरीफ के हवाले से भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ अदालत उज़्मा से ताहयात नाअहली के बाद जमहूरी निजाम का कला कमा और अदालती निजाम तबाह करना चाहते हैं। जुलूस का मकसद नैब और एहतसाब अदालत पर दबाव बढ़ाना है। तो ये दबाव भी फिर वही बात आ गई सबक कि कौन बढ़ाता है और स्टेटमेंट्स कौन इस तरह की देता है, ये भी सबके सामने ही है। लेकिन इमरान खान के बयान थे जो कि आज एक्सप्रेस अपनी मेन लीड बनाए। अच्छा, वो आपको याद होगा जब हम फ्राइडे को उमा भट्ट से मैं पूछ रही थी जीटी रोड वाला मामला कि उमा भट्ट मियां नवाज शरीफ जाएंगे, इस तरीके से प्लान करेंगे, तो वो देखिए वो खबर इतनी इंपॉर्टेंट खबर थी कि वो खबर अब तक गर्दिश कर रही है। और अब भी अगर खबरों में देखें तो वो जीटी रोड जो है वो फोकस है कि जीटी रोड के हवाले से लोगों को इतने ज्यादा खदशात हैं कि जी कितनी बड़ी कैंपेन लेके आ रहे हैं, कितने लोगों को बुला रहे हैं। खैर इस बारे में हम एडिटोरियल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आप बता रही है कि इमरान खान साहब का बयान भी आ गया इस हवाले से कि नैब के ऊपर प्रेशर बढ़ाना है और जो है वो एम्फेसाइज करना चाहते हैं वो नैब में जो उनके केसेस हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आगे जो है वो अच्छा जी अनम, फिर आप कहेंगे गुलली वाला जो केस है वो इधर भी एक्सप्रेस में भी। चले जी, जंग में भी है कि गुलली केस जिनसी हिरासगी कानून के तहत हल होना चाहिए, ऐसा कहते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। मर्जी से खामोश हूँ, इमरान इम्तिहान न ले, रेहाम खान। अच्छा जी, इसमें एक टर्निंग पॉइंट और एक ट्विस्ट जो है वो रेहाम खान भी हम देखते हैं। आपको याद होगा कि आई टोल्ड यू कि रेहाम खान की एक बुक भी आने वाली है, और अब रेहाम खान कहती हैं कि 2 साल बाद मैं बोली हूँ
मैं बहुत दिनों से बर्दाश्त करी थी, बहुत अरसे से मैं बर्दाश्त करी थी, मेरे ऊपर बातें की जा रही थी। उन्होंने कहा जी अब तो नवाज शरीफ नाअहल भी हो गए हैं, तो अब किस बात का प्रॉब्लम है। उनका जो मजीद बयान है वो भी मैं पढ़ देती हूँ, और बहुत ज़्यादा लाउड और क्लियर बोली हैं। झूठे इल्जाम दोहराना इमरान की आदत है, गुल अली को इंसाफ मिलना चाहिए, नवाज शरीफ को आखिरी वक्त में तंग नहीं करना चाहते, हर तबके का एहतसाब होना चाहिए, ऐसा कहते हैं चेयरमैन पीपी। तो देखिए कहीं ना कहीं हमदर्दियां भी मिल रही हैं, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सपोर्ट सिस्टम भी है, और कहीं ना कहीं जो है वो चाहते भी हैं कि जी हाँ इल्जाम भी लगते रहें। तो इस खबर को मेन लीड का हिस्सा बना। अच्छा, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गुल अली का एक जो नया बयान सामने आ रहा है वो ये कि रेहान से भी पहले उन्हें शादी की पेशकश की गई थी। अच्छा। और ये मैसेज के थ्रू मुझे पेशकश की गई थी, और फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई ना करूँ। तो आप एक तरफ तो इतने इल्जाम ब्लंटली आकर पब्लिक में लगा रहे हैं, मीडिया के सामने आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, और दूसरी तरफ जब कानूनी कार्रवाई की बात होती है तो आप कहती हैं कि हमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। तो ये एक बड़े ही मुतजाद किस्म की स्टेटमेंट है जो इस वक्त सामने आ रही है। अजीब सी सिचुएशन जो है वो बन चुकी है। तो ये खबर जो है वो यहाँ पर भी लगाई गई है। इसके अलावा जनाब गुल अली के हवाले से एक और खबर है कि स्पीकर ने 20 रुकनी इखलाकियत कमेटी बनाने की मंजूरी भी दे दी है। 13 हुकूमती 7 अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी इल्जामात का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। जबकि इस हवाले से PTI के जो रहनुमा है उनका मौक़िफ़ ये है कि जो तमाम तर इस कमेटी के अंदर लोग बैठेंगे उसमें हमारे अपोजिशन के भी लोग हैं, वो हमारे बारे में एक फेयर जजमेंट नहीं दे सकते, जो कि समवेयर राइट भी है। लेकिन ये कि कमेटी तो इसी तरह बनती है और उसमें अपोजिशन का भी होना जरूरी है। तो ये जो बात है वो यहीं पर ही रद्द हो जाती है। लेकिन खबर जो है वो यहाँ पर इसी हवाले से मेंशन की अच्छा, गई है। गुल अली का जो मामला है इसको अगर मजीद डिस्कस करें तो दोनों जानिब से रजामंद तो हैं कि जी हाँ कमेटी बना दें, बल्कि इस पे तो ऐसा देखने का है कि पार्लिमानी कमेटी के बजाय कोई इखलाकी कमेटी बननी चाहिए। उसकी भी खबर यहाँ पर मेंशन है, वो मैंने वैसे ही बता दी आपको। लेकिन इशू ये है कि गुल अली भी कहती हैं हाँ जी बना ले कमेटी, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि जी कमेटी बनाने से पहले गैर जानिबदार लोगों को जो है वो कमेटी में अपॉइंट किया जाए, और उसके अलावा जो है 2-3 लोगों के फ़ोन हैं उनको भी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस पे रखा जाए, और उनके भी फ़ोन चेक किए जाएं। तो इस हवाले से अच्छा जो अगली लीड है वो है कि यहाँ पर फवाद चौधरी बिलावल भुट्टो के खिलाफ अपने बयान से मुकर गए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। आजकल वैसे ये मुकरने का सिलसिला बहुत चल रहा है। अभी मैं देख रही थी कि इमरान इस्माइल जो है वो सरताज अजीज साहब से कुछ बात कर रहे थे, सरताज अजीज साहब मुकर गए कि जी मैंने तो मुबारकबाद नहीं दी। और यहाँ फवाद चौधरी उन्होंने जरदारी साहब के लिए कुछ बयान दिया था, और वो बयान कुछ इस तरीके से था कि जी करप्शन की बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को शर्म आनी चाहिए उनके, तो अपने वालिद साहब इस तरीके से करते हैं। जब बाद में वो बयान सामने आया तो वो मुकर गए। खैर अच्छा, अब मेरे पास जो है डॉन है, लेकिन उससे पहले आप क्या शेयर करिए? मैं एक तो ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो इंटरनेट सर्विस के हवाले से 2 दिन से लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, तो फाइनली वो मसला भी रिजॉल्व हो चुका है। और इसी हवाले से यहाँ पर खबर में मेंशन है। मैं देख रही थी कि 2 दिन से लोग ज़्यादा टीवी की तरफ ध्यान दे रहे थे, इंटरनेट वगैरह से दूर हो चुके हुए थे क्योंकि नेट बहुत स्लो आ रहा था। तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि ये सर्विस दोबारा से बहाल हो चुकी है। और दूसरी खबर यहाँ पर मेंशन है कि वर्क ऑन गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हेल्टेड। एंड द थर्ड न्यूज जो मैं अभी इसमें देख रही थी वो ये थी कि नवाज शरीफ का एक मौक़िफ़ है, और उनका ये कहना है कि पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड पैनामा केस वर्डिक्ट। तो लोगों ने इस चीज को तस्लीम नहीं किया। डेफिनेटली जो नून लीग के हिमायती हैं वो तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन हकीकत सबके सामने है, अदालती फैसला सबके सामने है, और जो भी कोई माने ना माने एट दी एंड हुकूमत की जानिब अदालत की जानिब से फैसला आ गया और हुकूमत को अल्टीमेटली ये मानना ही पड़ा है। तो ये खबर जो है वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, जो डॉन है वो उसमें जो मेन लीड है वो है रेसिप्रोकेट पीस मूव्स एफजी अर्जेस दिल्ली काबुल। और जो दूसरी यहाँ पर खबर है वो है हिरोशिमा के हवाले से। ये मेयर हैं हिरोशिमा के काजमी, और ये यहाँ पर जो है खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। यानी इनके हिरोशिमा पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उन लोगों की लिस्ट है, उसके आगे ये लोग, इनका एक ट्रेडिशन है, खास किस्म का ट्रेडिशन है जिसमें ये झुके हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, उसकी याद में जो है इन्होंने यहाँ पे एक यादगारी तकरीब बनाई है जिसकी यहाँ पर पिक्चर पब्लिश है। और सादिक ओकेज अच्छा नेशनल असेंबली बॉडी ऑन हेरेसमेंट चार्जेस। अच्छा, ये वही है जो उन्होंने कहा कि एक इखलाकी कमेटी बना दी जाए। और उसके अलावा साद रफीक जो है यहाँ पर, उनके हवाले से मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ख्वाजा मोहम्मद साद आसिफ, इनका यही कहना है कि जी हम चाहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई ऐसी हम नहीं देखते हैं कि वो चाहते हैं कि पीसफुली कोई शेक हैंड करें। तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा है कि उनको चाहिए कि वो अब ये हाई टाइम है कि वो आके पाकिस्तान के साथ जो भी नेगोशिएशन है, उनके जो भी मुतालबात हैं उनको हल करें।
बिल्कुल, और पाकिस्तान हमेशा से ही मौक़िफ़ रखा है अपने तमाम जो हमसाय ममालिक हैं उनके साथ के बेहतरीन तौर पर ताल्लुकात को जो है वो आगे लेकर चला जा सके। मुज़ाकरात की भी पेशकश पाकिस्तान की जानिब से की जाती है, लेकिन आगे से भी अगर हाथ बढ़ाया जाए तभी ये सब कुछ मुमकिन है। आगे बढ़ते हैं और जनाब लाहौर का रुख करेंगे सबसे पहले, और वहाँ जानेंगे कि आज क्या क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट वहाँ पर मौजूद है। जी हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? और ये बताइए कि आज कौन कौन से खास इवेंट्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इवेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इवेंट्स में सबसे मेन इवेंट तो जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से ही होगा। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि गली मोहल्ले जो है वो सजना शुरू हो चुके हैं और झंडियों की खरीदारी भी जारी है। कुछ लोगों ने तो 1 अगस्त से ही घर में कौमी परचम जो है वो लहरा दिया है। कुछ जो है वो अभी तक खरीदारी में मसरूफ़ हैं और ख़रीद भी रहे हैं। और इसी तरह लाहौर में इवेंट्स भी हैं। तालीमी इदारों को तो पहले से ही हिदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम जो है अपने कॉलेजेस और अपने स्कूल्स में जश्न आज़ादी के हवाले से तकारीब मुनक़्क़िद करें। तो उसी हवाले से लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में आज कल्चरल शो जो है जश्न आज़ादी के हवाले से पेश किया जाएगा और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जो कि जश्न आज़ादी के फेस्टिवल और उसके साथ साथ एक आज़ादी बस टूर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देगी। और इसके बाद मैं जिक्र ज़रूर करूँगी YDA का, क्योंकि महकमा सेहत जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में है और यंग डॉक्टर्स के साथ साथ अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो है वो भी इस वक्त प्रोटेस्ट में शामिल होती जा रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अपने मुतालबात हैं, उनके मुताबिक उनकी जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है उसकी अभी तक क़याम अमल में नहीं आया और इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ जो बार बार कार्रवाई की जाती है उसको रोकना चाहिए। तो उसके लिए आज बर्डवुड रोड पर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, जबकि YDA जो है उसका आज 7वां रोज़ है और आज भी उनकी तरफ से OPD स्ट्राइक जो है वो जारी है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन उनकी परेशानी को बिल्कुल कतई नज़र रखते हुए YDA जो है वो इस वक्त अपने मुतालबात के लिए बैठी हुई है और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं सुने जाते तब तक वो जो स्ट्राइक है वो ख़त्म नहीं करने वाले हैं। इसलिए उनकी भी हड़ताल जारी है। महकमा सेहत भी नहीं मानने को तैयार हो रहा और इसके अलावा होगी सफदर अब्बासी और नाहिद खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग ज़रूर देखेंगे और देखेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ ही काम करते रहने के बावजूद लाहौर में अहम इवेंट्स हैं जश्न आज़ादी और दूसरा YDA की स्ट्राइक, उनके मुतालबात और दूसरी जानिब महकमा सेहत अपनी तरफ पड़ा हुआ है। लेट्स सी इन दोनों के ये मसले कब हल होंगे। लेकिन मैं ये सोच रही थी इन दोनों को, ये जो दोनों इंतजामिया हैं, इन दोनों को जश्न आज़ादी नहीं मनानी है, कम से कम 7-8 दिन तक तो चल कर जाएं, उसके बाद फिर आपके जो भी मसाइल हैं वो आगे बढ़ाएं। खैर आगे बढ़ते हैं और कराची की बात करेंगे, जहां नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके हजरी में मार्केट में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे नुमाइंदा फैज़ान जलीस। जी फैज़ान, अपडेट कीजिए, कैसे पेश आया ये वाक़या? जी बिल्कुल, इस वक्त हम हैदरी के इलाके में मौजूद है जहाँ पे क्लॉथ मार्केट के करीब वाक़या दुकानों में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। ताहम ये टोटल 10 दुकानें बताई जाती हैं जहाँ पर ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। 7 दुकानें वो हैं जहाँ पर जो है वो खाने पीने का सामान फ़रोख्त किया जाता था। इसके अलावा 3 दुकानें जो कि जूते चप्पलों की दुकानें बताई जाती हैं। ताहम शॉर्ट सर्किट की वजह बताई गई है जिसके बायस इन दुकानों में आग लगी है। ताहम आतिशज़दगी की इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं। इस वक्त फायर ब्रिगेड के रज़ाकार और दीगर रेस्क्यू का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड का अमला अब भी जो है वो इन दुकानों के ताले तोड़कर आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड के रज़ाकार बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जो दुकानों में जो है वो अब भी आग लगी हुई है उस पर जो है वो बर वक्त काबू पाया जाए, क्योंकि अब तक जो है वो ये जो 10 दुकानों में आग लगी थी इसमें से मुतादिद दुकानों को जो है वो जिसमें आग लगी थी उसको काबू कर लिया गया है और कुछ दुकानें जिसमें आग अब भी भड़क रही है और उसको जो है वो काबू करने की कोशिश की जा रही। ताहम कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया, लेकिन रेस्क्यू इदारे का अमला और रेस्क्यू इदारे की एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। हमें कराची से, और कराची में तो ये मामूल बन चुका है, सब आए रोज हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई आग लगने का वाक़या पेश आता है। तो डेफिनेटली फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसको भी अपने वसाइल से बढ़ाने की बहुत जरूरत है। खैर लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद में डालेंगे टॉप ट्रेंड पर आने वाली ट्वीट्स पर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब चलते हैं आज की टॉप हेडलाइंस स्टोरीज की तरफ।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर यात्रा के लिए रूट का ऐलान कर दिया गया। नवाज शरीफ बुध की सुबह 9 बजे डी चौक इस्लामाबाद से बरास्ता ब्लू एरिया, फैजाबाद, मरी रोड, रावलपिंडी, जिला कचहरी, पिंडी और आबाद से होते हुए बजरिया जीटी रोड लाहौर जाएंगे। लाहौर में साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां, शहर भर में नवाज शरीफ की तस्वीर आवेजा कर दी गई। क्या बात है जनाब, न सिर्फ लाहौर में बल्कि मुस्लिम लीग नून भी खूब तैयारियां कर रही है। तभी मेरा ख्याल है जीटी रोड चूसती है। जी हाँ। चलें जी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां साहब का जीटी रोड से लाहौर जाने को फेयरवेल दौरा करार दे दिया। कहते हैं मियां साहब का जीटी रोड से लाहौर जाना दरअसल फेयरवेल दौरा है। 2018 के इलेक्शन में अवाम नून लीग की पॉलिसी को मुस्तरद कर देंगे। सियासत में इल्जामात की रिवायत बुरी है। पीपल्स पार्टी ने कभी इल्जामात की सियासत की और ना करेंगे। आजकल बड़ा इनएक्शन है, बड़े जलसे कर रहे हैं, बड़े बयानात दे रहे हैं। अभी इल्जामात लगाने वाला वक्त नहीं आया। हर तनकीद का जवाब दे रहे हैं आजकल भाई। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पर यौम आज़ादी पाकिस्तान से मुतालिक परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के सफीर एजाज चौधरी समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने मिली नगमे भी गाए। एजाज चौधरी ने शुरका से खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नौजवान दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। क्या बात है जी, देखें पूरी दुनिया में ही पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि गुड मॉर्निंग आज में हम पूरा वीक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, और अखबारात के एडिटोरियल में अब कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? और हमारी पहचान पाकिस्तान, आपकी पहचान पाकिस्तान, हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पूरा वीक इंडिपेंडेंस के हवाले से, सेलिब्रेशन के हवाले से। साथ साथ ये भी बताइएगा कि आज अदारिये क्या लिख रहे हैं, और जैसे कि पाकिस्तान वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस हवाले से भी कुछ अदारिये मौजूद हैं। तकरीबन हर चीज़ में से जो है वो आप जो आज़ादी का हफ्ता मना रहे हैं उस पहलू से चीज़ें निकल रही हैं, और ख़ास तौर पे जो इदारिया जो सबसे मेन इदारिया है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के उस बयान की रोशनी में है जो उन्होंने खैबर एजेंसी में दिया है, जिसमें उन्होंने एक महफूज पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान का पैगाम दिया है। और उन्होंने ये पैगाम दिया है अगस्त के महीने में कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो है वो कानून की हुक्मरानी होगी, और उन्होंने उन कुर्बानियों की तफसील जो है वो बयान की है। अखबारात लिखते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौम को ये मैसेज दिया है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जो है वो जीती है दहशतगर्दी के खिलाफ। दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी मुनज़्ज़म जंग दुनिया में कहीं नहीं लड़ी गई, जिसमें बहुत सी शहादतें जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने बिल्कुल मैसेज दिया है कि पाकिस्तान अब एक ऐसी सिमत की तरफ चल रहा है जहाँ पे कानून की हुक्मरानी जो है उसका पैगाम मिल रहा है, और अमन का पैगाम मिल रहा है, और जो सरहदों पे एक महफूज पाकिस्तान जो है उसका जो है पैगाम मिल रहा है। तो अगस्त के महीने में एक चीफ की तरफ से एक ऐसा मैसेज जो है वो कौम के लिए बहुत ही खुश आइंद है और हौसला अफजा है। ये है इदारिया जिसको ज्यादातर अखबारात ने अपना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा बयान आना बिल्कुल डबल हो जाता है हम सबका पेट्रियोटिज्म, और पाक फौज की तो बात ही क्या है। अच्छा, एक तरफ तो पाक फौज की हमने बात कर ली, दूसरी तरफ अभी मैं अखबार की में लीड पढ़ रही थी साद रफीक के हवाले से, ख्वाजा साद रफीक के हवाले से, और उनका यही कहना था कि भाई अफगानिस्तान और इंडिया को अब ये हाई टाइम है जब मिल बैठकर बात करनी चाहिए, डायलॉग करने चाहिए, नेगोशिएशन करने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो सियासतदानों की तरफ से भी अमन का पैगाम जो है वो आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो में कि अगस्त का महीना बस सारे गिले शिकवे बुला देने के और खारजा पॉलिसी को बेहतर करने के हैं? देखिए, पूरी दुनिया में जो है लोगों ने और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उन्होंने जंगों की पॉलिसी को रद्द कर दिया है, क्योंकि जंग के असरात आप देख रहे हैं जदीद दुनिया में तो बहुत ही ख़तरनाक हैं। तो पाकिस्तान जिस रीजन में मौजूद है जोग्राफियाई लिहाज से, तो उसका ये मैसेज देना भी, अगरचे ये बहुत ही बारीक नुक्ता है कि पाकिस्तान को ख़ास तौर पे भारत की तरफ से बहुत से नुकसानात उठाने पड़े, और अफगानिस्तान वाले बॉर्डर से भी हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन
इस पूरी सूरत हाल में भी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान और भारत के साथ मज़ाकरात की बात को आगे बढ़ाना और मसाइल को मज़ाकरात से हल करना, मैं समझता हूँ कि अगस्त के महीने में ये हुकूमत की तरफ से, हमारे वुज़रा की तरफ से ये बयान भी जो है एक मजबूत और जिम्मेदार पाकिस्तान की जो है वो अलामत है और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है आलमी सतह पे। बिल्कुल अनवार हाशमी साहब, एक तरफ तो ये चीज है और दूसरी तरफ मैं समझती हूँ कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान को एक तोहफा भी मिल गया है नए वजीर खारजा की शक्ल में, क्योंकि ये पिछले 4 साल से मनसब खाली था और अब डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि जैसे ही वजीर खारजा जो है वो आए हैं, अब इसके बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी मजबूत होती चली जाए। अच्छा, नेक्स्ट इदारिया किस हवाले से? देखिए, नेक्स्ट इदारिया जो है वो जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक हलचल सी है, सियासी गर्मा गर्मी है, ख़ासतौर पे जो नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर आना चाहते हैं बजरिया जीटी रोड, तो उसको जीटी रोड पॉलिटिक्स का नाम दिया गया है। पाकिस्तान के अखबारात के मुख्तलिफ इदारती नोट में इसका जिक्र किया गया है कि नवाज शरीफ ने जो ये ऐलान किया है इसका मकसद क्या है, इसके नताइज क्या होंगे। तो मैं आप दोनों को बताऊं कि ये अगस्त 2014 का महीना था जब इमरान खान यहाँ लाहौर से हमारे करीबी माल रोड से एक मार्च लेके इसी जीटी रोड से इस्लामाबाद की तरफ गए थे हुकूमत गिराने के लिए। तो ठीक उसी अगस्त 2017 में उनकी जो भी एक जिद्दोजहद थी या जो भी था, नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो अब नवाज शरीफ उसी जीटी रोड से एक सियासत लेके जो है वो लाहौर की तरफ आ रहे हैं। अब वो जो पैगामात दे रहे हैं वो आपने भी पढ़ के सुबह अखबारात में सुनाए हैं कि वो कहते, एक तो वो अदालती फैसले को तस्लीम भी करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते हैं और कुछ साजिशों को बेनिकाब करने की बात करते हैं, जिस पे बहुत से तबसरे भी हो रहे हैं। अच्छा अनवार हाशमी साहब, बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा। कुछ ट्विटर ट्रेंड्स की भी बात करते हैं कि आजकल ट्विटर पर क्या ट्रेंड इन है। तो आजम के ट्विटर पर दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ का टॉप ट्रेंड चल रहा है और ये मैं देख रही हूँ जब से मियां नवाज शरीफ नायल हुए तब से ये टॉप ट्रेंड चल रहा है। और इस हवाले से टॉप ट्वीट्स क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। जमील हसन कहते हैं कि मैंने आज तक इतना मजबूत इंसान नहीं देखा, मुझे उनका फॉलोअर होने पर फख्र है। मोहम्मद आदिल लिखते हैं कि वजीर आजम का जीटी रोड से सफर वक्त का ज़िया और अहमकाना कदम है। सिद्रा कहती हैं पनामा के बाद 2 चीजें वाज़ेह हुई, साजिशों का असल चेहरा और नवाज शरीफ एक ना रुकने वाली कुव्वत है। अच्छा जी, हमजा रिजवान लिखते हैं कि नवाज शरीफ को गैर कानूनी फैसले के तहत नाअहल करार दिया गया, वही हमारे वजीर आजम होंगे। अच्छा, और सबसे मजे का ट्विटर ट्रेंड मुझे लगा है अवैस नसीर का, जो लिखते हैं कि हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई। क्या बात है जी, किस किस तरीके का जो है वो ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, अनवार हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने भी डेफिनेटली ये ट्विटर ट्रेंड जरूर सुने होंगे हमारे थ्रू। जी अनवार हाशमी साहब, क्या कहेंगे, मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं अवाम। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए नवाज शरीफ दिलों में रहते हैं, कुछ भी हो जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वही है। और कुछ लोग कहते हैं जी वो जीटी रोड से जा रहे हैं तो वक्त का ज़िया है। आप क्या समझते हैं, ये इनका जो ट्रिप है, ये जो इनका सफर है जीटी रोड से लाहौर जाने का, ये कितना कारआमद साबित होगा? क्या इनकी सियासत में ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? देखिए, उनको वजारत वजीर आज़म हाउस से निकाल दिया गया है जी। तो अब उन्होंने अपनी मसरूफियात तो रखनी है। जाहिर है उनकी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून 2018 में इलेक्शन का टारगेट लेके आ रही है और उनके पास बड़ी फुर्सत है। ठीक है, वजीर आज़म कोई और बन गया है, वजीर आला कोई और बन जाएगा, तो उन्होंने क्या करना है कि अपने आप को बतौर कायद, अगरचे कागजों में अदालत ने उन्हें कोई भी ओहदा रखने मना किया है, लेकिन वो एक बतौर लीडर उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपनी पार्टी को जो है वो लीड करें बगैर किसी कागजी ओहदे के। इसलिए वो उस हिसाब से बिल्कुल अपना उनका सियासी प्लान बहुत ही अच्छा है। सियासी हिकमत अमली कोई काम नहीं है कि वो लोगों को एक दफ़ा जिंदा करते हुए अपने वोटर को एतमाद देते हुए जो है वो लाहौर वापस पहुंचेंगे। जो वो एक कहा करते थे कि मैं आवाम में मुकदमा लड़ूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला वापस हो जाएगा। 2018 तक अपने वर्कर्स को इंटैक्ट रखने के लिए उनका एक अच्छा अनवार साहब, होता भी कुछ यूं है कि जब आप मनसब से फारिग हो जाते हो तो फिर आपके पास ऐसी एक्टिविटीज बच जाती हैं। और जीटी रोड जो चूज किए, मेरा ख्याल है कि मैन पावर शो करने का ही बेहतरीन मौका था, जिसमें आप बता सकते थे कि अगले इंतखाबात में भी नून लीग कितनी स्ट्रांग
होंगे। बस बहुत शुक्रिया अनवर हाशमी साहब, आप हमारे साथ थे और इन अहम 2 टॉपिक्स और है ना सबसे बड़ी बात ये कि जीटी रोड पे ये पावर शो करने का एक रीजन ये भी बनता है कि उनको अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना है और उन्हें अपनी पार्टी को अभी संभाल के रखना है, क्योंकि 18 के इलेक्शन में वो चाहते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रांगली कम बैक करें। अच्छा जी, टॉप स्टोरी जो है वो अनम बताएंगे। बिल्कुल, टॉप स्टोरी पे हम बात करते हैं जो कि अमेरिकी सलामती के मुशीर जनरल मैक मास्टर कहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में तमाम शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब यहाँ मिलते हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे से जिसने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। ये है हसन, जिन्होंने सबसे ज्यादा पुशअप्स लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? हसन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। और इससे पहले भी आप यहाँ आए थे और दोबारा आए, आपको देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि एक्चुअली आप पाकिस्तान का प्राउड है, आप पाकिस्तान का फख्र हैं। अच्छा ये बताएं, पुशअप्स आप इतने ज्यादा लगाते हैं, आपने रिकॉर्ड कायम किया है, इसके लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की, कितनी तैयारी की और कितना आपके अंदर जज्बा था कि नहीं आपने पुशअप्स लगाने और अपने वतन का नाम रोशन करना है? जी, मेरा ताल्लुक मार्शल आर्ट से है और तकरीबन 5 साल से ज़ायद अरसा हो गया कि मैं मार्शल आर्ट कर रहा हूँ। और पुशअप का शौक़ मुझे शुरू से ही था और तकरीबन जब मैंने रिकॉर्ड बनाया था 2015 में तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 साल पुशअप लगाने की प्रैक्टिस की थी मेडिसन बॉल्स पे, जो मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा। मोस्ट पुशअप्स ऑन मेडिसन बॉल्स, एक मेरे हाथ पे, एक इस हाथ पे और एक दोनों लेग्स पे थी। और 1 मिनट में मैंने 68 पुशअप लगाए थे और स्विट्जरलैंड का रिकॉर्ड था प्रीवियस 47 का। और 68 पुशअप्स। जी, हमारे शो में उन्होंने उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक किया था। याद पड़ रहा है, मेडिसिन बॉल के ऊपर बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को बैलेंस करना, पुशअप लगाना। आपने 68 के बजाय 72 लगाए थे जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो बड़ी जबरदस्ती बात है ये। अच्छा हसन, हम क्योंकि पाकिस्तान वीक बना रहे हैं और हमारा जो ओवरऑल थीम है वो भी यही है कि हम मेरी पहचान पाकिस्तान, जहां बात करें पहचान की, आप जब इंटरनेशनली या कहीं पर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डेफिनेटली ये अवार्ड आपका लेकर आना पाकिस्तान में इस बात की अलामत है कि आप पाकिस्तान को जहां पर भी जाते हैं उसकी पहचान बनकर जाते हैं। कैसी फीलिंग होती है, कैसा जज्बा होता है एज बीइंग अ पाकिस्तानी जब कहीं आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फील तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होता है। प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ये मेरा रिकॉर्ड है, गिनीज का सर्टिफिकेट है। अच्छा, जरा अगर कैमरामैन इसको फोकस करके दिखा सकें तो जरा दिखाएं। ये इनका मैं 2015 में बनाया था और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक नहीं कर सका कोई भी ब्रेक नहीं कर सका। और 2017 की जो करंट बुक आई है उसमें भी मेरा नेम आया और मैं पहला। अच्छा, इसमें मेंशन है कि 1 मिनट में आपने 68 जो है वो पुशअप्स अचीव किए थे। ओके, जबरदस्त। एक तो सर्टिफिकेट इसी तरह हमें आपको बना के देना चाहिए कि जिसमें आपने इसको भी ब्रेक किया था और वो भी सबसे बेस्ट शो में गुड मॉर्निंग आज में। वो ऑन एयर हुआ था, वो तो रिकॉर्ड है, वो तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि कोई किसी किस्म की उसमें गलती थी। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, मार्शल आर्ट से आपका ताल्लुक है, पुशअप्स लगा के आप पहले ही हमारे मुल्क का नाम इतना रोशन कर चुके हैं, तो अब आगे क्या प्लान्स हैं और आगे नए आने वाले जो आपको देख के आपसे इंस्पायर होके आपसे कुछ आप ही की तरह करना चाहिए? जो हमारी एकेडमी है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान पे टॉप पे जा रही है। 28 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। जो मेरे सर राशिद हैं वो 22 टाइम्स इंडिविजुअल रिकॉर्ड होल्डर हैं। उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स और भी हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, उनमें एक मैं भी हूँ। वाओ। अच्छा, आपने एक तो अवार्ड हासिल खुद से कर लिया, दूसरा ये कि आप बता रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स आप लोगों को, मेरे नहीं, जिनका मैं स्टूडेंट हूँ वो इंडिविजुअल। आप भी वैसे लोगों को सिखाते हैं जो आप काम करते हैं? नहीं, मैं नहीं सिखाता अभी। अच्छा, अभी सीख रहे हैं, सीखने के प्रोसेस में। तो अच्छा, नेक्स्ट प्लान आपका क्या है? कोई और रिकॉर्ड ऐसा जो आपने गोल सेट किया है कि इसको ब्रेक करना है? मोस्ट पुशअप्स ऑन 2 फिंगर्स विद 40 LB पैक्स, इसकी अभी तैयारी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द ब्रेक करूंगा। चले जी, गुड मॉर्निंग आज में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग देखकर आपको बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि एक्चुअली आप पाकिस्तान का प्राउड हैं। तो हमारे साथ जो है मोहम्मद हसन मौजूद थे और 1 मिनट में 68 पुशअप्स इन्होंने लगाए। मार्शल आर्ट से इनका ताल्लुक है और अभी तक इनका रिकॉर्ड किसी ने भी ब्रेक नहीं किया है। बिल्कुल। और अब लेट्स सी के आगे जो है वो इनका रिकॉर्ड कौन ब्रेक करता है। शो में पाकिस्तानी हो। बिल्कुल, लेके यहाँ पर एक ब्रेक जिसके बाद सैर करेंगे पाकिस्तान की।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, रेडियो पाकिस्तान की तारीख के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है साबिक स्टेशन डायरेक्टर निसार मेमन और मैनेजर प्रोग्रामिंग रबिया अकरम साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक, रेडियो पाकिस्तान से आप लोगों का ताल्लुक है और आज हम बात कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान की जब हमारे मौरिज़ वजूद में आ रहा था उस टाइम पर पाकिस्तान के लिए क्या किरदार अदा किया इस रेडियो ने और तब से लेके अब तक किस तरह का किरदार है, किस तरह से मुख्तलिफ और स्टेशन से रेडियो पाकिस्तान मुख्तलिफ है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। निसार साहब आपसे शुरू करेंगे। देखिए, जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास कुल 3 रेडियो स्टेशन थे, लाहौर, पेशावर एंड ढाका। तो जो कट शॉट बहुत सारे तीर मारे हमने। जो पहला इसका मैंने आप कह लें कि जबरदस्त काम एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब इमिग्रेशन हुआ, लोगों ने माइग्रेट किया तो बिछड़ गए थे लोग, माए बाप बहने, कोई कहाँ है, कोई किधर हो गए सभी। तो उस वक्त चूंकि एंट्री पॉइंट लाहौर था ज्यादातर, कराची भी था, वाया शिप लोग आते थे यहाँ। उस वक्त कराची में आपको हैरत होगी, कराची में कोई रेडियो स्टेशन नहीं था। अच्छा। तो लाहौर से गालिबन हमारा पाकिस्तान या इस तरह के एक प्रोग्राम होता था, उसमें जो है वो अनाउंसमेंट्स होती थी, इस तरह के प्रोग्रामिंग होती थी। तो वो एक बिछड़ों को मिलाने का पहला जरिया उस वक्त ये बना। अच्छा, सही। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन खुलते चले गए और ये सब, और हर स्टेशन ने अपना अपना रोल अदा किया, आर्ट में, कल्चर में, हर लिहाज से। और मैं तो कभी कभी, मेरा ख्याल कोई शायद इससे डिसएग्री नहीं करेगा कि इस मुल्क में जितना भी आपको लिटरेचर का नजर आता है, पूरा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नजर आता है आपका, सोशियोलॉजी का हो, कल्चर का हो, उसमें रेडियो पाकिस्तान के हर स्टेशन का बहुत बड़ा किरदार है। बेस रखी है रेडियो पाकिस्तान और ऐलान पाकिस्तान किया बिल्कुल। रेडियो पाकिस्तान, हर रेडियो पाकिस्तान की कैंटीन का अपना एक तो इम्तियाज। आप सोचे जरा सी देर को कि जैसे लाहौर के रेडियो स्टेशन की कैंटीन में आप बैठे हो, वहाँ फैज अहमद फैज भी बैठे हो, वहाँ सूफी तबस्सुम भी बैठे हो, और ये बहुत बड़ा एक ग्रैंडर था। और सही। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं जिसका एक खास किरदार है क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक, और अब इसका यौम तासीस भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है रेडियो पाकिस्तान से आप लोग मुंसलिक हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या तैयारियाँ की जा रही हैं आजकल रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्रामिंग के हवाले से? आप तो प्रोग्रामिंग मैनेजर हैं, क्या स्पेशल प्रोग्राम्स जो है वो आप तरतीब देते हैं हर साल? किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं आप जश्न आज़ादी को भी और रेडियो पाकिस्तान के क़याम को भी? देखो, हमारे यहाँ तो हर साल जश्न आज़ादी को बहुत खुशौक और जोश व खरोश से मनाया जाता है। ठीक। इस साल हुआ ये कि जब 2017 का आगाज़ हुआ जनवरी में, तो हमें सदर दफ्तर से हिदायत मौसूल हुई कि आपको इस साल 70 साल मुकम्मल करने पर बहुत खुसूसी प्रोग्राम तरतीब देने हैं। जनवरी 2017 में जब किसी चैनल ने कहीं से कोई आगाज नहीं किया, हमने वहीं से प्रोमोज बनाने शुरू किए और हमारा एक बाकायदा सेगमेंट है, मैं हूँ रबिया अकरम और मैं हूँ पाकिस्तान। हमारी आईडी जब भी हम किसी प्रोग्राम को ओपन करेंगे हम इसी से करते हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह 2017 के अख्ताम तक तो करते रहेंगे। पाकिस्तान से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत का सिलसिला रेडियो पाकिस्तान से कभी खत्म नहीं होगा और ना होना चाहिए। रबिया जी, जिस तक की आपने बात की है ये इंतहाई खूबसूरत है और जिस तरह से आपने मेंशन किया, मेरा ख्याल है इसमें मैं मजीद भी बात करूंगी, लेकिन हम अपने नाज़रीन को इसी हवाले से कुछ स्पेशल बातें बताते हैं क्योंकि हम लोग भी जो है वो आज़ादी स्पेशल वीक मना रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के 70 साल सफर पर ही। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब से आज तक रेडियो पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया, इस पर एक नजर डालेंगे। और इस पर बात करने के लिए गुड मॉर्निंग आज की टीम ने मुलाकात की है रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुर्शीद अहमद मलिक से। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान के फौरन बाद जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो आबादकारी की जरूरत पेश आई थी कि जो महाजरीन वहाँ से लाखों की तादाद में बेसर सामानी की सूरत में जहाँ पर आए थे, तो उस वक्त उनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी था। तो रेडियो पाकिस्तान के उस वक्त हमारे पास इस पाकिस्तान में 2 स्टेशन थे, एक तो ढाका में रह गया था, ढाका में था उस वक्त, और एक लाहौर में और एक पेशावर में। इसी के
साथ साथ ये भी था कि लोगों का हौसला बढ़ाना बड़ा मकसूद था कि उनमें एक कौमी जज्बा जिसके तहत वो मुहाजिरीन यहाँ पर अपना वो वतन छोड़ के इस नई ममलिकत के शहरी बनने के लिए यहाँ पर आए थे, जो जज्बा था उसको उजागर किया गया, लोगों को रेडियो में शामिल किया गया और इस तरीके से उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया और लोगों में एक जज्बा भी कायम हुआ। और उसी जज्बे के तहत फिर पाकिस्तान की जो तरक्की मकसूद थी मुख्तलिफ शोबों में, उस तरक्की को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए रेडियो की आवाज़ जो थी उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और लोगों को उसमें शामिल किया, उसमें तैयार किया। आपने देखा कि सन 1965 की बात जो पहले लड़ी गई, उस वक्त रेडियो पाकिस्तान लाहौर एक पूरा मोर्चा था। ये वो मकाम था कि जिसमें शोराए कराम सारा दिन वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर हमारे गुलकार मौजूद थे, जो उनका जज्बा फौजियों का जो जंग लड़ रहे थे उनका हौसला बढ़ाने के लिए उस वक्त मिली नगमे तैयार हो रहे थे और रेडियो से नश्र हो रहे थे पूरे रेडियो पाकिस्तान से। लाहौर के अलावा तमाम बाकी रेडियो स्टेशनों ने अपनी अपनी इलाकाई ज़बानों में वो नगमे तैयार किए और वो नश्र किए, जिससे हमारे फौजियों का हौसला बढ़ा और वो यादगार वक्त रेडियो पाकिस्तान की उस खिदमत को। इन्हीं के साथ साथ हमने सबसे बड़ी जो काम हमारा है, जिस पे हमें बड़ा फख्र है, हमारा एक आवाज़ खजाना है। वो भी हमारे सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट का एक हिस्सा है, जिसमें हमने शुरू से लेकर अब तक के अहम तरीन शख्सियात के इंटरव्यूज, बहुत सारा म्यूजिक, बहुत सारे अहम मौकों पर किए गए तैयार किए गए प्रोग्राम्स, उनको हमने अपने पास महफूज रखा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आवाज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके अलावा आप ये देखें कि लॉर्ड माउंटबेटन की आवाज़ भी हमारे पास मौजूद है और एडिसन की आवाज़, और इस तरीके से आइंस्टाइन की आवाज़, हिटलर, अमेरिकी सदर निक्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इस तरीके से, या हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, जो बहुत अफसोसनाक दुनिया में एक वाक़या हुआ था, उस बम की आवाज़ भी हमारे आवाज़ खजाना में मौजूद है। जिन जिन शोबाजात में तरक्की की है वो हम उसमें नश्र कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ थे और कहाँ तक पहुँचे और कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत है। तो इस लिहाज से ये हमारे प्रोग्राम जो हैं बहुत पॉपुलर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, फीचर्स भी हैं, ड्रामे हमने नश्र किए और नश्र हो रहे हैं। अभी 14 अगस्त का जश्न आज़ादी का दिन भी आने वाला है, उसके लिए हमारी तैयारियाँ हैं और लोगों को उसमें शामिल हम कर रहे हैं। बार बार रोज़ाना हमारे प्रोमोज चल रहे हैं जो इसी बात के ऊपर है कि हमने वतन के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ करना है। मकसद ये है कि हम लोगों को, नौजवानों को, तमाम लोगों को जोड़ते हैं आपस में और उसको शामिल करते हैं, उसमें इनको शेयर करते हैं हम अपनी तमाम चीज़ें उनके साथ। खुर्शीद अहमद की बातें आपने सुनी है और रेडियो पाकिस्तान के हवाले से और बहुत सी बातें जो इस वक्त हम कर रहे थे ऑफ एयर भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के उस असासे की जो आज तक अपना किरदार जो है पाकिस्तान की बिल्डिंग में अदा कर रहा है, पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन में अदा कर रहा है। इसी हवाले से निसार साहब और रबिया जी भी हमारे साथ हैं, तो इन्हीं से अपनी गुफ्तगू का दोबारा से आगाज करते हैं। अच्छा निसार साहब, आपसे अभी मैं यही बात कर रही थी कि आज के दौर में हम अगर प्रेजेंटर की बात करें तो हमारे मयार बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। रेडियो पाकिस्तान का मयार क्या है? किसी भी प्रेजेंटर को हायर करते वक्त किन किन चीजों को आप मद्देनजर रखते हैं? नहीं, आपका ख्याल गलत है। कुछ बुनियादी मयार तो अभी भी हैं और तब भी थे। ठीक है, मतलब आवाज का अच्छा होना ये कुदरती बात है, ठीक है ना, पहली शर्त। लेकिन बाज़ दफा आवाजें अच्छी होती है और क्लियर नहीं होती। तो अब पहली शर्त हो गई क्लैरिटी। जैसे मैंने मिसाल दी आपको, अगर मैं कहूँ निसार तो आपको निसार ही सुनाई दे, इसहाक सुनाई ना दे। राइट, ओके। मैं पी कहूँ और आप कहें सी, नो। अच्छा, इतने क्लियर होने चाहिए आप। ये ट्रेनिंग हमारी, क्योंकि देखें हमारा सारा डिपेंडेंस आवाज पर है। अगर वही चीज क्लियर नहीं हुई, आपने सही सुनी ही नहीं, यूजलेस। सही। मिसाल के तौर पर, मजाक के तौर पे हमारे अजीम सरवर साहब कहते हैं कि हम 24 घंटे बगैर तस्वीर के प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल। आप टेलीविजन वाले बगैर आवाज के कितनी देर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सही। रेडियो करना है, टोटली आवाज से डिपेंड करते हैं ना। सही। तो दूसरा मेयार जो है वो फिर वो इंटेलेक्चुअल साइड हो जाती है कि जो प्रेजेंट करने आया है प्रोग्राम, सही, उसको ये तो मालूम है कि अल्लामा इकबाल कौन थे, फैज साहब कौन थे,
वो बोले तो पढ़ा लिखा तो लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जनरल से मेयार है, इसमें जरूरी नहीं कि उसके बाद कोई डिग्री हो। हमने देखा हमारे दोस्त इंजीनियरिंग करके सहाफी बन जाते हैं और जो एकेडमिकली सहाफी बन के आए होते हैं उनसे भी आगे निकल जाते हैं। तो एटीट्यूड भी काउंट करता है, सबसे भी काउंट करता है। एक हमारे यहाँ, मैं तो अपने रेडियो की बात करूँ, थोड़ा सा पागलपन रिक्वायर्ड होता है, एटीट्यूड के साथ इंटरेस्ट भी होना बहुत जरूरी है, मैडनेस जरूरी है, पेशेंस का आगे मैडनेस। सही। तो वो जब डेडिकेशन होगी आप ऑन करें। साहब कहते हैं ये चर्या है। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग की चर्या है, मतलब इतना पागलपन हो कि लगने लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तब बात बनेगी ना, तब बात बनेगी। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से हम अपने एंसेस्टर से सुनते हैं, हमारे दादा नाना वगैरह ये कहते थे कि पाकिस्तान का मयारी वक्त देखना हो और तलफ़ुज़ ठीक करना हो या अल्फाज का चुनाव करना हो तो बस रेडियो पाकिस्तान लगा लीजिए और वहाँ से फिर आप देखिए कि आपकी उर्दू भी ठीक हो जाएगी। और लोग अपनी घड़ियाँ मिलाते हैं रेडियो पाकिस्तान से। घड़ियाँ तो शायद मिला सकते, और मुझे खुशी हो रही है सबा के कम से कम जो आपके एंसेस्टर्स ने बात की, दादा नाना ने, वो याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल याद है और डेफिनेटली आज मौका था तो आप सामने हैं तो आपसे तो डेफिनेटली शेयर करना था। अच्छा, ये बताएं आजकल जैसे कि इन्होंने प्रेजेंटर के हवाले से बात की है कि क्या आजकल स्केल्स हैं, क्या मयार है उनको हायर करने के या इससे दीगर, ये बताएं कि आप लोग जब इंटरनीज रखते हैं, लोगों को हायर करते हैं तो आप लोग उसी तरीके से उनको तरबियत देते हैं, उसी तरीके से सिखाते हैं जैसे कि इससे पहले रेडियो पाकिस्तान में कई साल पहले उनको सिखाया जाता था, उनको एजुकेट किया जाता था? क्योंकि मैं भी FM 101 कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि कितनी सख्त किस्म की ट्रेनिंग होती है FM के अंदर, एक एक चीज के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर पकड़ रहे होते हैं कि ऐसे कहना है, ऐसे कहना है, किस तरीके से आप लोग उनको जज करते हैं? मैं भी FM 101 की ही नुमाइंदगी कर रही हूँ। रेडियो पाकिस्तान का ये एक बहुत फाल यूनिट है, जैसा कि आप मुशाहिदा कर भी चुकी हैं। सबसे पहला जो मरहला होता है वो ऑडिशंस का मरहला होता है, जिससे गुजरना होता है हर आरजे को। और जब भी कोई आरजे मेरे पास अपना CV सबमिट करवाने के लिए आता है, आरजे से मुराद कोई शौकीन, तो मैं उससे कहती हूँ कि बेटा कभी 101 सुना है आपने? नहीं मैडम। तो बेटा सुनो, एटलीस्ट 15 से 20 दिन 101 सुन लो ताकि तुम्हें पता तो चले कि यहाँ किस किस्म के प्रोग्रामिंग है, यहाँ क्या बताया जाता है, यहाँ किस अंदाज में प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। जब तुम सुन लोगे तो तुम्हें ऑडिशन देना भी आसान होगा। मसलन मैं पूछूंगी ना कि आज के प्रोग्राम के मॉर्निंग शो में अनम काजमी करती हैं, क्या उनकी खास बात क्या है, वो किस तरह शो का आगाज करती हैं। तो इसी तरह फिर मैं पूछती हूँ कि गुड मॉर्निंग कराची आपने सुना होगा, गुड मॉर्निंग कराची में कौन थे आरजे, किसको आपने सुना, किससे मुतासिर। ये तमाम चीजें ऑडिशन में देखते हैं और फिर उनका एक शौक पता चलता है। अच्छा, शेर सुनाइए, कोई जनरल नॉलेज का सवाल पूछ लिया, तलफ़ुज़ देखते हैं, खास तौर पे अदायगी देखते हैं। इस मरहले से गुजरने के बाद फिर उनका 3 महीने का तरबियती मरहला, ट्रेनिंग पीरियड, बिल्कुल, और फिर कंसोल की भी ट्रेनिंग, यानी उन्हें खुद ऑपरेट भी करना होता है, उसके बाद बोलने का सिखाना था। अच्छा रबिया जी, जैसे कि आप प्रोग्राम मैनेजर हैं और इस वक्त हम प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करना चाहेंगे कि आजकल जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मैं कंपैरिजन यूं कर रही हूं क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान सबसे मुनफरिद है, हम जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा है। तो इस बार आप जो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं या जो रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हैं, उनकी टॉपिक सिलेक्शन किन बेसिस पर होती है? टॉपिक सिलेक्शन जो है वो किन किन टॉपिक्स को आप लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम ऐसे इश्यूज को उठाएं? क्योंकि रेडियो पाकिस्तान एक तो आइडेंटिफिकेशन भी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान जो है उसकी जो वो है ब्रॉडकास्टिंग है थ्रू वेब जो है वो भी होती है, तो लोग जो सुनते हैं इसको जानते हैं। तो पाकिस्तान को आइडेंटिफाई करवाने के लिए किस तरह के टॉपिक्स को सिलेक्ट किया जाता है? देखें, सबसे बड़े बात ये कि थीम रखा गया है क़याम पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान तक। ओके, अच्छा, 70 साल साल ब साल। अब हमने देखा कि 70 सालों में किस तरह तरक्की की पाकिस्तान ने, उन तमाम अदवार को, तारीख को दोहराते हुए, मौजूदा दौर से हम आहंग करते हुए नई नस्ल को रोशनास कराना है कि क्या हमारे अकाबरीन ने किया, क्या हमारे रहनुमाओं ने हमें बताया, क्या हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी और आज हमें पाकिस्तान। जी रबिया जी, आप तारीखी बात कर रही हैं कि हमें किस तरीके से बैकग्राउंड बताना है, तो एक और हमारे पास पैकेज भी मौजूद है जो कि तारीख के हवाले से ही है। तो बात हो रही है पाकिस्तान की 70 साल तारीख की, तो हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान में मौजूद एक तारीखी इमारत शाही किला जो कि लाहौर में मौजूद है। आज न्यूज के नुमाइंदे मुईन जुबैर आपको इस मुकाम की सैर करा रहे हैं, आइए आप भी देखिए। पाकिस्तान का दिल लाहौर यूं तो कई हवालों से मशहूर है, लेकिन इसकी सकाफती अहमियत भी अपनी जगह मौजूद है। इस शहर में आज़ादी की यादगारें मीनार पाकिस्तान की सूरत में मौजूद हैं, जबकि मुगलिया दौर की भी काफ़ी ज़्यादा
यादगारें मौजूद हैं और एक ही यादगार जिसके बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ, शाही किला। शाही किला अकबर आज़म के दौर में बनाया गया और ये किला जो है इस वक्त 21 मुगलिया दौर की यादगारें अपने अंदर समोए हुए हैं, जिनसे मुताल्लिक आपको मजीद मालूमात देंगे अंदर जाकर। शाही किले में मौजूद मुगलिया दौर की 21 मोनूमेंट्स में दीवाने आम को भी काफ़ी अहमियत इस हवाले से हासिल है कि मुगल शहनशाह शाहजहां ने 1631-32 में इसे तामीर करवाया, जिसका मेन मकसद ये था कि बादशाह बराह रास्त अपनी रियाया से मुलाकात करे और उनके मसाइल हल कर सके। इस वक्त जहां पर हम आए हैं, लाहौर फोर्ट का ये सबसे पुराना हिस्सा तस्वर किया जाता है। जहांगीरी अहाते के नाम से मशहूर ये हिस्सा मुगल बादशाह जहांगीर ने 1617 में तामीर करवाया, जिसने बतौर बेडरूम के इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया। जहाँ अंग्रेज दौर में ये जो बिल्डिंग है वो डाइनिंग हॉल के तौर पर इस्तेमाल हुई, जबकि मौजूदा शक्ल में ये म्यूजियम के तौर पर मौजूद है। मेरे अकब में अगर आप देख सकें तो मुगल बादशाह शाहजहां ने 1645 में दीवाने खास तामीर करवाया। इस दीवाने खास में जो था बादशाह अपने वुज़रा और मुशीरों के साथ सल्तनत से मुतल्लिक उमूर पर जो है वो बहस किया करते थे और यहीं से जो था फैसला साजी का अमल आगे बढ़ाया जाता था। शाही किले में एक और शाहकार मुगल दौर का मौजूद है जिसे शीश महल के तौर पर जाना जाता है। उसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं और उसके हवाले से क्या क्या मालूमात है, वहाँ पहुँचकर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं शाही किले में मौजूद शीश महल में। शीश महल इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि शाहजहां ने 1631-32 में इसे अपनी अहलिया मुमताज़ महल के लिए तामीर करवाया, जो कि इस वक्त ताजमहल आगरा में दफन है। इसकी तामीर में जो है वो संगे सुर्ख और राजस्थान से मंगवाया गया ख़ास पत्थर जो है वो इस्तेमाल किया गया है और मुगलिया दौर का ये अजीम शाहकार जो है वो बादशाही मस्जिद में लोगों की तवज्जो का जो मरकज़ बना हुआ है। शीश महल में ही दाईं जानिब अगर आप देखें तो नौलखा मौजूद है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी अहलिया के लिए स्पेशल बैठक के तौर पर तामीर करवाया और इसका नाम नौलखा इसलिए रखा गया कि उस वक्त के 9 लाख के जेम इस कमरे की तामीर के लिए इस्तेमाल किए गए थे। लाहौर के शाही किले में एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे आज़ादी के हवाले से इस तरह अहमियत हासिल है कि 1566 में मुगल बादशाह अकबर ने शाही किले के अंदर किचन्स बनाए थे और बरतानवी राज में इन किचन्स को जेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और जिन लोगों ने पाकिस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया, बरतानवी हुकूमत की जानिब से उन लोगों को गिरफ्तार करके इन्हीं जेल्स में जो है वो रखा गया। 1749 में दरियाए रावी शाही किले के शुमाल से बहता था और उस वक्त दरियाए रावी जो था वो शाही किले की बिल्कुल दीवार के साथ से गुजरता था, जिसे बादशाहों ने बतौर दिफा के भी इस्तेमाल किया। ये थी कुछ मालूमात पाकिस्तान के तारीखी विरसे शाही किले से। अब वापस चलते हैं गुड मॉर्निंग आज की टीम के पास कराची में। जी हाँ, बिल्कुल मोइन ज़ुबैर, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने तारीखी हिस्ट्री बताई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने पूरे लाहौर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है और लाहौर एक वाकई में तारीखी शहर है, विरसा रखने वाला शहर है। ये वो शहर है जहाँ से पहली दफ़ा क़याम पाकिस्तान का ऐलान भी किया गया। लाहौर की अहमियत इंतहाई ज़्यादा है। हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रबिया साहिबा और इज़हार साहब। आप दोनों से बड़ी इंटरेस्टिंग हम गुफ्तगू कर रहे थे और अनम जो है वो पूछ रही थी आपसे ट्रांसमिशंस के बारे में और प्रोग्रामिंग के बारे में। बिल्कुल, अभी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि प्रोग्रामिंग जो है वो एक इंतहाई अहम रोल होता है। आरजे जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, जो भी प्रेजेंटर होता है, उससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये आता है कि अब आपने प्रोग्राम कौन सा कराना है। तो बहुत से चैनल्स में हम देखते हैं कि जो लेट नाइट ट्रांसमिशंस होती हैं उनका जो मौजू है वो सिर्फ इश्क, माशूकी, मोहब्बत, प्यार की हद तक रह गया है। रेडियो पाकिस्तान में लेट नाइट ट्रांसमिशंस किस तरह से आप लोग डिजाइन करते हैं, किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग होती है? सर साहब आप इस पे गुफ्तगू करेंगे? मैं बताऊं? अच्छा, मैं बताती हूँ। रेडियो पाकिस्तान को रखो। रेडियो पाकिस्तान में तो बहुत मुतनव्वो किस्म के प्रोग्राम होते हैं और इश्क आशिकी जरा कमी होती है वहाँ पे। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा रात को नहीं होते लेट नाइट शोज में। अच्छा, लेकिन गीत गजल टाइम होते हैं। इसी तरह कुछ हमारे रीजनल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सिंध के एरिया में होता है तारन भरी रात। अब उसमें मुख्तलिफ मौजूआत ले, किसी शख्सियत की बरसी आ रही है तो उस पर गुफ्तगू कर ली, किसी का प्रोफाइल बता दिया, किसी के हवाले से बहुत अच्छी सी एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर दी।
101 FM पे जो हमारे यहाँ कराची से हो रहा है, वहाँ पे गीत गजल टाइम के अलावा शब गप एक प्रोग्राम होता है। अच्छा। उसमें मुख्तलिफ समाजी मौजूआत रख लेते हैं। मसलन ये कि लड़कियों की शादी में ताखीर क्यों, ठीक, इस तरह का कोई जिसमें एक प्रॉपर मैसेज हो, कोई समाजी इश्यूज बहुत सारे होते हैं। अच्छा, और उसमें फिर बड़ी मजे की बात ये होती है कि जो कॉलर्स आते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि इस मौजू पे गुफ्तगू कीजिए ना, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह ये बड़ा इंटरेक्टिव सा होता है और खासा इश्क माशूक़ी से बाला तर होता है। सही। अच्छा, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और रेडियो पाकिस्तान की या FM 101 की जब भी बात आती है तो हम यही कहते हैं कि जी जिनकी उर्दू बहुत ज़बरदस्त होती है वही FM कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे आरजेज ऐसे भी हैं जिनकी उर्दू अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो पॉलिश हो जाते हैं जब FM 101 पे आते हैं या रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए क्या कोई ख़ास टिप्स होती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग सर ये भी एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि जी हम तो फला जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी तो ज़बान ऐसी, हम तो ऐसी बोलेंगे। तो उनको फिर आप किस तरीके से उनकी उर्दू ठीक कराते हैं? उनको तलफ़्फ़ुज़ की पहली सीढ़ी क्या होती है उनको समझाने? देखिए, अब की बात में नहीं कर रहा। हाँ। एक जमाने में जो अनाउंसमेंट रेडियो का एक अपना डिक्शन था। ठीक, रेडियो में तकसीम के बाद हिंदुस्तान के हर इलाके से लोग आए अपने अपने तलफ़्फ़ुज़ के साथ। दिल्ली वाला, लखनऊ वाला, भोपाल वाला, इलाहाबाद वाला, ठीक है, इवन हैदराबाद, दक्कन वाला, राइट। अच्छा, अब वो अनाउंसमेंट करने वाला आदमी चाहे पेशावर से उर्दू बोले, चाहे लाहौर से बोले, चाहे हैदराबाद से बोले, चाहे कोयटा से बोले, आपको सबका डिक्शन एक दिखाई, एक सुनाई दे। वो अपना एक, मैंने बताया ना, हमारा जो इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत मजबूत था। जो नाम मैंने आपको भी तो सिर्फ 2 नाम गिनवाए मैंने, हर शहर में कैसे कैसे हीरे थे, लिखने वाले, बोलने वाले, शेर कहने वाले। तो वो एक हमारा एक माहौल बना हुआ था। हमारे साथियों में मतलब हमारे साथी हैदराबादी लहजे हमसे बात करें, जब माइक्रोफोन पर जाएगा तो उसका अपना एक लहजा होगा, वो होगा रेडियो पाकिस्तान की उर्दू। ठीक है ना। तो और फिर जो प्रोड्यूसर के हाथ में नया नजर आने वाला डंडा जो होता है, वो असल काम निगाहें हाथ में भी होता है कि आदमी बस वो उससे गलती हुई नहीं और उसको बड़ी बात ये है कि देखें, गलती का एहसास हो जाना भी बड़ी अवेयरनेस की बात, बड़ी गलती, बड़ी मतलब वो हमारे यहाँ जब आप काम करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपके कल्चर में वो चीज शामिल हो। वैसे मैं जरूर पूछना आपसे ये चाह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ के लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं? हाँ, पाकिस्तान में तो कराची जो शहर है वो कॉस्मोपॉलिटन है, यहाँ पे बहुत सी ज़बानें बोलने वाले, तो यहाँ पे बहुत से डायलेक्ट्स भी मिलेंगे, बहुत से एक्सेंट्स भी मिलेंगे ना। तो इस यहाँ पे इंग्लिश भी मिलेगी कि इंग्लिश भी जरा मिला किसकी सबसे मेरा ख्याल है अब आप किसी शहर का नाम खास नहीं ले सकते क्योंकि हर जगह थोड़ा सा फिर अगर नाम आएगा तो कराची का ही आएगा। हर कोई उर्दू बोलता है, अच्छी बोलता है। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, रबिया अकरम साहिबा और निसार साहब, आप दोनों आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही लोग वो हैं जिन्होंने हमें इतने अच्छे अदाकार, गुलकार और मेज़बान दिए रेडियो पाकिस्तान के थ्रू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एडवांस में आप दोनों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया कि रेडियो की अहमियत को टेलीविजन ने सराहा, जिससे बड़ी क्या। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज प्लेजर हैविंग यू बोथ हियर। इसी के साथ जनाब यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जिसके बाद में डालेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब आज की तारीख की भी बात कर लेते हैं क्योंकि 7 अगस्त है और आज के दिन यानी 7 अगस्त को 1947 में कायदे आजम क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद पहली बार अपनी हमशीरा मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के साथ दिल्ली से कराची पहुंचे थे। रवानगी से कबल कायदे आजम ने एयरपोर्ट डिपार्चर से उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुसलमानों के लिए नए मुल्क के हवाले से नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद पेश की। कायदे आजम ने हिंदुस्तान के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हिंदुस्तान छोड़ते हुए कायदे आजम के ये अल्फाज थे कि माजी को अब हमेशा के लिए दफन होना चाहिए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को एक खुद मुख्तार मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरना चाहिए। पुरअज़म जोश और आंखों में बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए वतन का अज़म लेकर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दिल्ली के पाम एयरपोर्ट से कराची के मारीपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसे अब मसरूर एयरबेस कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के हमरा अता रब्बानी भी थे, जिन्होंने कायदे आजम के पहले ADC की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी।
कायदे आजम जैसे ही कराची पहुंचे तो वहां अवाम पहले ही उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मोहम्मद अली जिन्ना को दिल्ली से कराची लाने वाला तैयारा आज भी कराची के एयरफोर्स म्यूजियम में मौजूद है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है अरसलान अहमद, जो कि बहुत अच्छे फोक सिंगर हैं। आइए इनसे से आपने इसको निभाया और हमारे अंदर जो एक पेट्रियाटिज्म है ना, वो इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है। वैसे तो आज मंडे का सुन के और पूरा ओवरऑल एक सेलिब्रेट कर रहे हैं वीक इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। पेट्रियाटिज्म तो हमारा वैसे ही बहुत हाई है, और जब आपने ये हमें मिली नगमा सुनाया है तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ मजीद बात करते हैं, और ये है पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से। और पाकिस्तानी करेंसी नोटों की तारीख बहुत दिलचस्प है। वक्त के साथ साथ इनकी करेंसी नोटों में तब्दीली आती रही। किसी का डिजाइन तब्दील कर दिया गया तो किसी को सिक्कों में तब्दील कर दिया गया, जबकि कई बंद ही कर दिए गए। आज एक नजर डालेंगे पाकिस्तान के 5 रुपए की करेंसी नोट पर। आजकल पाकिस्तान में 5 रुपए की करेंसी के तौर पर सिक्का इस्तेमाल होता है, जिसकी एक जानिब 5 रुपया और दूसरी जानिब चांद सितारा नक्श है। इससे कबल पाकिस्तान में चलने वाले 5 रुपए के करेंसी नोट पर एक जानिब बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर तो दूसरी जानिब गवादर बंदरगाह डिजाइन की गई। पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन करेंसी नोट के डिजाइन तब्दील किए गए। एक तवील अरसे तक सुरमई रंग का 5 रुपए का करेंसी नोट राइज रहा, जिसके पुष्ट पर खुजक टनल बनी हुई थी। पाकिस्तान की आज़ादी के 50 साल मुकम्मल होने पर 5 रुपए का खुसूसी नोट जारी किया गया, जिस पर 50 साला जश्न आज़ादी तहरीर था। बांग्लादेश 2 लख्त होने से कबल मशरकी पाकिस्तान में चलने वाले करेंसी नोट के सामने वाले हिस्से पर बंगाली में भी 5 रुपया तहरीर किया जाता था। माजी में करेंसी मुख्तलिफ धातों की बनी होती थी, और अब भी छोटी मालियत के सिक्के धातों से ही बनाए जाते हैं। तो जनाब 5 रुपए के सिक्के के बारे में भी आपने जाना, और आज की तारीख के हवाले से भी हमने जाना कि आज का दिन कितना खास है, प्लस ये पूरा वीक जो है वो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से ही। और अरसलान अहमद भी हमारे साथ थे, और अरसलान अभी आप मेरे ख्याल कुछ निकाल रहे थे। हाँ, ये जो दिख रहा था जो मैं पेश करूंगा। चलें जी, अरसलान हमारे शो पर आए, इतने अच्छे इन्होंने हमें मिली नगमा सुनाया, सुफियाना कलाम सुनाया। आपको बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही अच्छा गाते रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। तो जी बिल्कुल, तो गुड मॉर्निंग। आज से फिलहाल इतना ही, और आई होप कि आज का शो पेट्रियाटिज्म से भरा ये शो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, बल्कि चलता रहेगा, क्योंकि अगस्त का महीना है, हमारी आज़ादी का महीना है। तो 14 अगस्त तक हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टॉपिक यही होगा, मेरी पहचान पाकिस्तान, और कुछ नए मेहमान, कुछ नई जगह जो पाकिस्तान की आपने नहीं देखी वो आपको दिखाएंगे, और कुछ नए लोगों से भी आपको मिलवाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। आज हमारी पहचान पाकिस्तान।